नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका आज दुबई से बहुत स्वागत है। क्योंकि एक तरफ भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, अब अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो गया है और इन सब के बीच हम मौजूद हैं दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। और यहीं से आज आप ब्लैक एंड व्हाइट में उस अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील का विश्लेषण देखेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाने के 160 दिन बीतने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक ट्रेड डील का ऐलान कर दिया है। इस ट्रेड डील के बाद अब भारत पर लगाया गया 25% रेसिप्रोकल टैरिफ कम होकर 18% हो जाएगा। और जो रशिया के नाम पर, रशिया से कच्चा तेल खरीदने के नाम पर भारत पर जो 25% अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ लगाया गया था अमेरिका की तरफ से, वो पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब भारत के सामानों पर अमेरिका के बाजार में 18% टैरिफ लागू होगा, जो चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कुल 26 देशों से कम होगा। रशिया, ब्राजील को तो छोड़ ही दीजिए, जिन पर 50% टैरिफ है। पाकिस्तान के बूट पॉलिश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने राष्ट्रपति ट्रंप की खूब चापलूसी की। उन्हें बार बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया, लेकिन इसके बावजूद आज अमेरिका में पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लग रहा है। और जो भारत अपनी शर्तों पर अड़ा रहा, जिसने अमेरिका के दबाव में झुकने से साफ इनकार कर दिया, उस पर 18% टैरिफ लग रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि ये भारत के संयम, भारत के धैर्य, भारत की शक्ति का भी प्रमाण है। जिस दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दबाव में आकर या तो झुक गईं या फिर रेंगती हुई दिखाई दी, उस दौर में भारत ने ना तो जल्दबाजी दिखाई और ना ही टकराव का रास्ता चुना। कभी डेड इकोनॉमी कहे जाने वाले भारत ने खुद को एक सॉलिड, एक स्थिर, एक भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। वैश्विक दबावों, कड़े प्रतिबंधों और राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत बिखरा नहीं, बल्कि और निखर कर सामने आया। इस ट्रेड डील में भारत की कूटनीतिक परिपक्वता भी साफ दिखती है। भारत ने अपने हितों से समझौता किए बिना अपने बाजार, अपनी आबादी, अपनी रणनीतिक अहमियत को ताकत में बदला। ये समझौता बताता है कि अब भारत किसी के एजेंडे पर चलने वाला देश नहीं है, बल्कि भारत खुद अपना एजेंडा सेट करने वाला देश है। अमेरिका जैसी महाशक्ति का भारत के साथ बराबरी के स्तर पर समझौता करना इस बात का भी संकेत देता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे भारत के पक्ष में झुक रहा है। और आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक स्थिर शक्ति का विकल्प है, जिस पर दुनिया भरोसा कर सकती है। इसीलिए आज हम इस ट्रेड डील के हर पहलू का विश्लेषण करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मंगलवार जैसे दिन पर कैसे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मंगल ये दिन साबित हो रहा है। पिछले मंगलवार 27 जनवरी को भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान किया था और आज इस मंगलवार को भारत की अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो गई है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील कैसे हुई। इस ट्रेड डील से भारत को क्या फायदा होगा, इसका भारत के कृषि, हमारे किसान, हमारे जो डेयरी उत्पादक हैं, हमारे डेयरी सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। क्या भारत वाकई में रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा और क्यों इस ट्रेड डील को भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। हमें आज ये भी याद है कि जुलाई 2025 में जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर पूरी दुनिया में ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, तब उन्होंने क्या कहा था, भारत एक डेड इकोनॉमी है और भारत को अमेरिका से ट्रेड डील नहीं करने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उस वक्त भी हमारे देश में कई नेता ऐसे थे जो न सिर्फ भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे, बल्कि हाँ में हाँ मिला रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के। ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जिससे अमेरिका पूरी दुनिया में भारत पर टैरिफ की सबसे ज्यादा दरों को लागू कर रहा है। वो यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप की डेड इकोनॉमी वाले आरोप को भारत में दोहरा रहे थे। लेकिन भारत ने अपनी शर्तों पर कायम रहते हुए धैर्य दिखाया और आज भारत के इसी धैर्य का नतीजा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील पर सहमति बनने की घोषणा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारत ने
ट्रेड डील के अंतिम पड़ाव को पार कर लिया है। देखिए, तो इस ट्रेड डील का ऐलान तो हो गया, लेकिन अभी इस ट्रेड डील को लेकर काफी कंफ्यूजन है। और इस जो एक भ्रांति की स्थिति है, कंफ्यूजन का कारण यह है कि औपचारिक रूप से भारत और अमेरिका ने इस ट्रेड डील के प्रारूप को सार्वजनिक रूप से सबके सामने नहीं रखा है। मतलब जो डिटेल्स है वो अभी आनी बाकी है, पॉइंट बाय पॉइंट बात होनी बाकी है, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि ये सारी बातें 2 से 3 दिन बाद रिवील की जाएंगी, सामने रखी जाएंगी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दुनिया अभी इस ट्रेड डील के बारे में उतना ही जानती है जितना राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। या फिर वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि इससे हम अपने किसानों के हितों को, डेयरी उत्पादकों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचने दे रहे। सबसे पहले ये देखते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक इस ट्रेड डील में क्या तय हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब तक अमेरिका भारत के सामान पर जो 25% एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा था, अब वो तुरंत प्रभाव से 18% हो जाएगा। यहां बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया जा रहा था तो राष्ट्रपति ट्रंप ने 25% टैरिफ को 18% करने का ऐलान क्यों किया। तो यहां आपको यह समझना होगा कि भारत पर अब तक टैरिफ की 2 दरें लागू थी। इनमें से एक था रेसिप्रोकल टैरिफ जो 25% था, और दूसरा था पेनल्टी टैरिफ और यह भी 25% था। और इस तरह इन दोनों को मिलाकर भारत के सामानों पर 27 अगस्त 2025 से कितना लगता था, 50% का टैरिफ लागू हो गया था। लेकिन अब इस ट्रेड डील के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से कम होकर 18% हो गया है। और रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने सजा के तौर पर भारत पर जो 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया था उसे भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी अब भारत पर 50% टैरिफ की जगह जानते हैं कितना, 18% टैरिफ लागू होगा। अब यहां बड़ी बात क्या है, वो ये है कि कल तक भारत पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लग रहा था, लेकिन अब भारत पर 26 देशों के मुकाबले कम टैरिफ लग रहा है। 26 देशों के मुकाबले। इनमें भी अमेरिका के बाजार में जिन देशों के उत्पादों से भारत का कड़ा मुकाबला है, उन देशों पर भारत से ज्यादा टैरिफ लग रहा है, जैसे चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश और श्रीलंका। इन सब पर कितना है, 20% टैरिफ लग रहा है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया पर 19% टैरिफ लग रहा है, जो भारत से 1% ज्यादा है। ब्राजील पर अब भी 50% टैरिफ लग रहा है। सीरिया पर 41%, 41%। लाओस और म्यांमार पर 40%। कनाडा, इराक और सर्बिया पर 35%। अल्जीरिया, लिबिया और दक्षिण अफ्रीका पर 30%। और कजाकिस्तान और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लग रहा है। अब भारत पर इन देशों से कम टैरिफ लगने का मतलब क्या है? वो मतलब यह है कि हमें कीमतों के मामले में एक बहुत बड़ा फायदा, एडवांटेज मिलेगा। जैसे आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एआई सपोर्ट में अभी चाइना, फिलीपींस और मेक्सिको का दबदबा है। लेकिन अब इन देशों से कम टैरिफ होने के कारण भारत को एक फायदा होगा और भारत इस क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ा सकता है। और यहां पर हम कंपटीशन में आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मौका हमारा इंतजार कर रहा है। इसी तरह सबसे ज्यादा लोगों को लग रहा है, एक्सपर्ट्स को, कि टेक्सटाइल यानी कपड़े और कॉटन गारमेंट्स में भारत का मुकाबला जो है बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, मेक्सिको, इन सभी देशों से है। यहां पर एक बहुत बड़ा फायदा भारत का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब इन सभी देशों के मुकाबले भारत पर कम टैरिफ लगेगा। इसीलिए भारत अमेरिका को अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। और जानते हैं,
इससे भारत के कितने लोगों को फायदा हो सकता है? इससे भारत के 4.5 करोड़ लोगों को फायदा हो सकता है जो भारत के कपड़ा उद्योग में काम करते हैं। इसके अलावा आप इस लिस्ट को भी देखिए। भारत के श्रिम्प्स यानी झींगों पर अब तक कुल मिलाकर 60% टैरिफ लग रहा था। ऑर्गेनिक केमिकल्स पर 54% टैरिफ लग रहा था। कार्पेट्स पर भी 52.9% टैरिफ लग रहा था। फर्नीचर, बेडिंग और मैट्रेसेस पर 52.3% टैरिफ लग रहा था। डायमंड यानी हीरा, सोना और कीमती रत्नों पर 52.1% टैरिफ लग रहा था। मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस पर 51.3% टैरिफ लग रहा था। और वाहनों से जुड़े जो स्पेयर पार्ट्स हैं उन पर 26% टैरिफ लग रहा था। लेकिन आज से इन सभी सामानों पर 18% टैरिफ लगेगा और आप यकीन मानिए इससे अमेरिका को भारत का निर्यात ऐतिहासिक रूप से बढ़ने वाला है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जब इन्हीं सामानों पर 50% से ज्यादा टैरिफ लग रहा था तब भी अमेरिका को भारत का निर्यात कम नहीं हुआ था। अप्रैल से नवंबर महीने के बीच भारत के निर्यात में साल दर साल 11.3% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा पिछले साल से तुलना करें तो साल 2024 में अमेरिका को भारत का कुल निर्यात 7,87,000 करोड़ रुपए का था। लेकिन साल 2025 में जब 27 अगस्त से भारत पर 50% टैरिफ लागू रहा तब भारत का अमेरिका को यही निर्यात नवंबर महीने तक 8,57,000 करोड़ रुपए रहा, जो 2024 के मुकाबले 9.3% ज्यादा है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा था कि वो भारत पर टैरिफ का एक दबाव बनाएंगे तो भारत का निर्यात कम होकर हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा और ठीक वही बात देश के अंदर भी कई लोग एको कर रहे थे। ट्रंप की हर बात उन्हें जादू का मंत्र और बिल्कुल अटूट सत्य दिखाई दे रही थी और अपनी अर्थव्यवस्था पर वो विश्वास करने को तैयार नहीं थे। लेकिन हकीकत में इन तमाम डूम्सडे सेयर्स के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही और हकीकत में इस दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ जो डूम्सडेयर्स कह रहे थे। अगस्त 2025 में जब भारत पर 50% टैरिफ लागू हुआ तब अमेरिका को भारत का निर्यात था 71,185 करोड़ रुपए और नवंबर 2025 में भी ये लगभग इतना ही बना रहा। और यही कारण है कि अमेरिका को आखिरकार झुकना पड़ा और भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 18% पर लाना पड़ा। हालांकि यहां पाकिस्तान के बूट पॉलिश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी देखिए, जिन्होंने टैरिफ कम कराने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की खूब चापलूसी की। क्या नहीं किया। और आप ये समझिए कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के सामने पूरी तरह नतमस्तक झुक गया था। लेकिन सोचिए पाकिस्तान को इस चापलूसी से क्या ही मिला। आज अमेरिका पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगा रहा है और भारत पर 18% टैरिफ। यहां रशिया की बात भी जरूरी है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर जो बातचीत हुई है उस बातचीत में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी शामिल था और राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक भारत ने वादा किया है कि वो रशिया से कच्चे तेल की खरीद को बंद कर देगा और इसकी जगह अमेरिका और वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे की भारत ने अब तक औपचारिक रूप से तो कोई पुष्टि नहीं की है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने बयान में कहा, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। हालांकि इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे पर हमारे देश में काफी हंगामा हो रहा है और कांग्रेस समेत लगभग जितने भी विपक्षी दल हैं, सभी विपक्षी दलों के नेता ये कह रहे हैं कि क्या भारत ने इस ट्रेड डील को करने के लिए रशिया से अपने संबंधों को किनारे रख दिया है। अब यहां हम विपक्ष की राजनीति पर तो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन आपको कुछ आंकड़े जरूर दिखाना चाहते हैं। किपलर के मुताबिक जून 2025 में भारत रशिया से हर दिन औसतन 20,90,000 बैरल कच्चे तेल का आयात करता था। 20,90,000 बैरल कच्चा तेल। और इसका कारण यह था कि उस वक्त रशिया में हमें कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त डिस्काउंट दे रहा था रशिया। और ये डिस्काउंट जानते हैं कितना था? प्रति बैरल $20 से ज्यादा का डिस्काउंट। $20 का मतलब ये हुआ कि हमें प्रति बैरल कच्चे तेल पर 1,800 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था।
2 सितंबर 2025 को द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि रशिया से सस्ती दरों पर कच्चा तेल खरीदकर भारत ने 3.5 सालों में 1,13,000 करोड़ रुपए की बचत की है। और आपको याद होगा, जब अमेरिका ने भारत पर रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाया था, तब सरकार ने बार बार इस बात को कहा था कि अगर हमें रशिया से कच्चा तेल खरीदने में फायदा हो रहा है तो हम पहले अपना फायदा देखेंगे। इंडिया फर्स्ट, इंडियन पीपल फर्स्ट, मतलब भारत और भारत के लोग सबसे बड़ी प्राथमिकता है और टैरिफ के दबाव में रशिया से कच्चे तेल की खरीद को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जानते हैं क्या हुआ? रशिया पर प्रतिबंध बढ़ने के कारण उसने कच्चे तेल पर मिलने वाले डिस्काउंट को काफी हद तक कम कर दिया, क्योंकि रशिया पर उसके बड़े बड़े ऑयल कंपनीज पर प्रतिबंध लग गया था, सैंक्शंस लग गई थी। जो डिस्काउंट 2022 में $35 और 2024 तक भी $20 हुआ करता था, वो 2025 के आखिर में जानते हैं कितना? डिस्काउंट $2 से $3 प्रति बैरल का रह गया। यानी हाल फिलहाल में भारत रशिया से जो कच्चा तेल खरीद रहा था, उसे उस पर प्रति बैरल सिर्फ 200 रुपए से भी कम का डिस्काउंट मिल रहा था और हमारी बचत ज्यादा नहीं हो रही थी। इसी वजह से हमने रशिया से कच्चे तेल को आयात को कम करना शुरू किया। और अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नवंबर 2025 में भारत हर दिन 18 लाख बैरल कच्चा तेल रशिया से आयात कर रहा था। लेकिन इसके बाद दिसंबर में ये 12 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया और जनवरी 2026 आते आते 11,40,000 बैरल प्रतिदिन रह गया। और अनुमान यही है कि कम डिस्काउंट मिलने के कारण मार्च महीने तक भारत रशिया से प्रतिदिन 8 लाख बैरल कच्चे तेल का ही आयात करेगा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब रशिया से हमें वैसा डिस्काउंट नहीं मिल रहा, वैसे पैसे का फायदा नहीं हो रहा जैसा पहले मिल रहा था। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के दबाव में रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। सच्चाई ये है कि हम सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और होना भी यही चाहिए। हमारी जगह रशिया भी होता तो वो भी यही करता। जहां से उसे सस्ता कच्चा तेल मिलेगा वहीं से लेता, भारत भी वहीं से सस्ता कच्चा तेल लेगा जहां उसे फायदा होगा। हमने कभी भी रशिया के साथ कच्चे तेल की खरीद किसी करार के साथ शुरू नहीं की थी। हम रशिया से कच्चा तेल तभी तक खरीद रहे थे जब तक हमें इसमें फायदा हो रहा था। लेकिन आज जब हमें इसमें ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो हम इन देशों को भी देखेंगे, तलाश रहे हैं जिनसे कच्चा तेल खरीदकर भारत की बचत हो, भारत का फायदा हो। जैसे अगर राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक भारत वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने वाला है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुक गए हैं। हकीकत में इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपने हितों को देखेंगे। जहां से सस्ता कच्चा तेल मिलेगा, जहां से भारत को फायदा होगा, भारत की जनता को फायदा होगा, सौदा वहीं करेंगे। और जो नेता इस पर शोर मचा रहे हैं वो इस बात को जानते ही नहीं है कि भारत यूक्रेन युद्ध से पहले इराक, सऊदी अरब और यूएई के बाद चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला से ही खरीदता था भारत, यूक्रेन युद्ध से पहले। ये बात साल 2019-20 की है। उस वक्त यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था और रशिया ने अपने कच्चे तेल को डिस्काउंट पर बेचने का ऐलान नहीं किया था। तब उस वक्त हम वेनेजुएला से हर दिन 4 लाख बैरल कच्चा तेल का आयात करते थे। लेकिन बाद में अमेरिका ने वेनेजुएला के कच्चा तेल के निर्यात पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, कड़े प्रतिबंध लगा दिए। और क्योंकि इसी दौरान हमें रशिया से कच्चा तेल अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ, अच्छी खासी छूट पर मिलने लगा, इसलिए हमने वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद बंद कर दी और रशिया से कच्चा तेल खरीदना चालू कर दिया। लेकिन अब हो सकता है कि भारत वेनेजुएला से जहां पर भी डिस्काउंट अच्छा मिले, कीमतें कम मिले, वहां से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दे। और हम फिर से ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत अमेरिका के दबाव में ऐसा कर रहा है। हकीकत ये है कि भारत सिर्फ वही कर रहा है जिसमें हमें फायदा हो। Here's the problem. You know the problem. They're purchasing Russian oil. I don't want them purchasing Russian oil. And they've got to stop immediately. It's not fair to us.
They're purchasing Russian oil, and we have to, do things now. A friend of mine, we have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people, by the way. Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the 4th year. And I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. ट्रेड डील को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 और ऐसे दावे किए हैं जिस पर भारत में हंगामा हो गया है। इनमें पहले दावे में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा है कि इस ट्रेड डील के तहत भारत अमेरिका के सामान पर लगने वाले टैरिफ को धीरे धीरे खत्म करेगा, और न सिर्फ खत्म करेगा बल्कि इसमें टैरिफ को लेकर जो अड़चनें आती हैं उन्हें भी हटाया जाएगा ताकि अमेरिकी सामान भारत में आसानी से आ सके। अब भारत सरकार ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भारत के विपक्षी नेता इस पर चिंता जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर अमेरिका का सामान भारत में 0 टैरिफ पर बिकने लगा, तब तो भारत की जो घरेलू इंडस्ट्री है, जो घरेलू उद्योग है, उन्हें सरकार बचा नहीं पाएगी। कैसे बचाएगी? और क्या ये घरेलू उद्योग बर्बाद नहीं हो जाएंगे? उदाहरण के लिए आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको अमेरिका का कैलिफोर्निया सेब, जो सेब वहां कैलिफोर्निया का है, या अमेरिका के बादाम, आपने सुना होगा कैलिफोर्नियन आमंड, उसकी बड़ी चर्चा होती है, या अमेरिका में बनी हार्ले डेविडसन की बाइक भारत में उतने ही दाम पर मिलने लगे जितने दाम में अभी आपको भारत में बनी 500 सीसी की रॉयल एनफील्ड की बाइक मिलती है, या जितने दाम में आपको भारत के किन्नौर या कश्मीर का सेब मिलता है, तो अमेरिका के सामान के सामने भारत का अपना सेब कैसे मुकाबला करेगा? और क्या इससे हमारी घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा? अब ये चिंता जायज तो है, लेकिन यहां हमें पूरी जानकारी आने का इंतजार करना होगा और ये समझना होगा कि भारत अमेरिका के किन सामानों पर धीरे धीरे टैरिफ को 0 करेगा, और क्या इसमें कोई शर्त या कोटा सिस्टम भी लागू होगा? जैसे क्या ये हो सकता है कि अमेरिका का किस श्रेणी में कितना प्रतिशत सामान कम टैरिफ की दरों में आएगा और बाकी के सामान पर पहले की तरह ज्यादा टैरिफ ही लागू रहेगा? ये सब कुछ तभी स्पष्ट हो सकता है जब सरकार इसके बारे में विस्तृत जानकारी देगी। डील की, इस पूरे ट्रेड डील की डिटेल सामने आएंगी, और हमें सूत्रों से पता चला है कि सरकार ने इस ट्रेड डील में ऐसे किसी भी सेक्टर में अमेरिका के उत्पादों पर 0 टैरिफ करने का वादा नहीं किया है जिससे भारत की घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो, किसानों को या फिर डेयरी उत्पादकों को। राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरा दावा यह किया है कि भारत ने अमेरिका में बने ज्यादा से ज्यादा सामानों को खरीदने पर सहमति जताई है, और ये कहा है कि भारत $500 बिलियन, यानी भारतीय रुपए में इसको अगर कैलकुलेट कीजिए तो 45,10,000 करोड़ रुपए खर्च करके अमेरिका से एनर्जी यानी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि और कोयला समेत अन्य उत्पाद खरीदेगा। और ये बहुत बड़ा दावा है, और इस दावे की भी अभी भारत सरकार ने पुष्टि नहीं की है। यहां सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे पूरे देश का सालाना बजट ही 53,47,000 करोड़ रुपए का है, तब क्या हम 45 लाख करोड़ रुपए का सामान अकेले अमेरिका से खरीद सकते हैं? अकेले मतलब सोचिए, तो हमारा सालाना बजट जो है भारत का, वो है 53,47,000 करोड़ रुपए। तो क्या हम 45 लाख करोड़ रुपए का सामान अकेले अमेरिका से खरीद सकते हैं? और क्या ये संभव है? तो इस मुद्दे पर भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हो रही है, और हमें पता चला है कि भारत अगले 5 सालों में ये 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश और व्यापार अमेरिका के साथ कर सकता है, और इस दौरान अमेरिका के बाजार में भारत के कई सामानों पर 0 ड्यूटी की सुविधा मिल सकती है, जिससे भारत का सामान अमेरिका के बाजार में सस्ता पड़ेगा, भारतीय कंपनियों को फायदा होगा, हमारी लागत भी घटेगी। इसके अलावा आज अमेरिका के कृषि मंत्री ब्रुक रॉलिंस के एक बयान पर बहुत विवाद हो रहा है, ये भी आपको देखना होगा। इसमें उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देते हुए लिखा है कि उन्होंने एक बार फिर से अमेरिका के किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और इस पोस्ट में वो आगे ये भी लिखती हैं कि अमेरिका के कृषि उत्पादों को अब भारत के बाजार में सीधी पहुंच मिलेगी,
और इससे अमेरिका के किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। और इसमें यह भी लिखा है कि कृषि उत्पादकों जो उत्पाद हैं उनमें अब तक अमेरिका को भारत के साथ 11,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था, लेकिन इस ट्रेड डील के बाद इस घाटे को कम करने में मदद मिलेगी और वो इसे अमेरिका फर्स्ट की बहुत बड़ी जीत बताती है। इस बयान को लेकर अब भारत में काफी घमासान मचा है। विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि इस ट्रेड डील के लिए भारत सरकार ने अपने किसानों के हितों की अनदेखी कर दी है। और क्या भारत ने अपने कृषि सेक्टर को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल दिया है? और ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि ग्रामीण भारत की 70% आबादी आज भी भारत में कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। और ऐसे में विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि अगर भारत में अमेरिका के किसानों के उत्पाद बेचे जाएंगे तो भारत के किसानों की फसलें, उनका उत्पाद कौन खरीदेगा? और क्या भारत सरकार से इस मामले में कोई चूक हो गई है? तो यह असल में दो चीजें आपको समझनी होंगी। पहली बात तो यह कही जा रही है कि इस ट्रेड डील पर अपने किसानों को खुश करने के लिए अमेरिका के कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिंस ने बढ़ा चढ़ाकर ये सारी बातें लिखी हैं। और दूसरी बात यह है कि सूत्रों के जरिए सरकार ने हमें बताया है कि भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह इस ट्रेड डील से सुरक्षित रखा है। और सूत्रों के हवाले से क्या खुद वाणिज्य मंत्री सामने आए। जिन मामलों में पहले भी अमेरिकी किसानों के उत्पादों को प्रवेश की इजाजत नहीं मिली थी, उन मामलों को अब भी सरकार ने प्रोटेक्ट करके रखा है, सुरक्षित रखा है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे लोग ये गलतफहमी भी पैदा कर रहे हैं कि अब तक अमेरिका कृषि क्षेत्र में भारत को किसी उत्पाद का निर्यात नहीं करता था, जबकि ये दावा पूरी तरह गलत है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे, साल 2024 में भारत ने 27 करोड़ 46 लाख किलोग्राम बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, हेजलनट और पीकन अमेरिका से आयात किया था। इसके अलावा 2024 में ही हमने 7 करोड़ 64 लाख किलोग्राम कपास, 8 करोड़ 44 लाख किलोग्राम दालें, 20 लाख कुकिंग ऑयल, 1 करोड़ 58 लाख किलोग्राम डेयरी प्रोडक्ट, 4 करोड़ किलोग्राम फल, 3 करोड़ 40 लाख किलोग्राम सोयाबीन ऑयल अमेरिका से आयात किया था। और इससे आप ये समझ पाएंगे कि अमेरिका से भारत कृषि और डेयरी से जुड़े उत्पाद खरीदता रहा है, लेकिन इसी के साथ हमने अमेरिका पर कड़े टैरिफ और बाकी कृषि और डेयरी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा रखी है और ये रोक अब भी जारी रहेगी। और इसका ऐलान खुद, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। और उनका कहना है कि विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है और भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर को इस ट्रेड डील के दायरे से बाहर रखा गया है। सुनिए। पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? राहुल गांधी जी को हमारी बहनों से, हमारे युवा युवतियों से कोई नाराजगी है जो उनका उज्जवल भविष्य उनसे देखा नहीं जाता है? उन्होंने जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि इस नकारात्मक सोच के पीछे वो क्या चाहते हैं। और मित्रों, मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं राहुल गांधी जी और उनके सभी पार्टी और मित्र पक्ष के नेताओं का, जो इस प्रकार की ओछी सोच, नकारात्मक सोच फैलाने का पाप कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर देश को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया, जबकि राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दबाव में आकर इस ट्रेड डील को अपनी सहमति दी है। और सोचिए, ये भी कैसी राजनीति है कि आज जब इस ट्रेड डील पर हमारे देश में चर्चा होनी चाहिए थी, इस पर गर्व करना चाहिए था, इस पर पॉलिटिक्स, सियासत हो रही है। हमारे देश के नेता 50% टैरिफ में भी सियासत ढूंढ लेते हैं और जब 18% टैरिफ हो जाए तब भी सियासत ढूंढ लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और
नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। आज इस ट्रेड डील पर राजनीति करने का नहीं बल्कि गर्व का दिन है और ये बताने का भी दिन है कि अमेरिका आखिर भारत के साथ इस ट्रेड डील को करने के लिए तैयार कैसे हुआ और इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। तो अब तक पूरी दुनिया यही सुन रही थी कि राष्ट्रपति ट्रंप कैसे अलग अलग देशों पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले दिनों भारत ने भी अमेरिका पर टैरिफ वाला यही दाव चला, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप अपने किसानों के दबाव में आ गए। हुआ असल में ये कि भारत में दालों का उत्पादन घटने और विदेशी दालों के महंगे होने की आशंका से नवंबर 2025 में भारत सरकार ने विदेशी दालों के आयात पर 30% टैरिफ लगा दिया। इसकी चर्चा बड़ी कब हुई? अब टैरिफ बढ़ा तो अमेरिका के जो किसान भारत में दाल भेजते थे वो चिंता में आ गए और इसके बाद ये बात अमेरिका के सेनेटर केविन क्रेमर और स्टीव डेन्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक चिट्ठी लिखकर बताई और ये कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी कुछ नहीं किया तो अमेरिका के जो किसान भारत को दालें भेज रहे थे उनका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और ये किसान राष्ट्रपति ट्रंप से नाराज हो जाएंगे। ये चिट्ठी सिर्फ 3 हफ्ते पहले 16 जनवरी को लिखी गई थी और उसी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बना और उन्होंने आज भारत के साथ इस ट्रेड डील पर अपनी सहमति दे दी। और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? जैसे भारत में किसानों की यूनियन होती है, ठीक उसी तरह अमेरिका में किसानों की ऐसी लॉबी होती है जिन्हें बहुत मजबूत माना जाता है। और द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक किसानों की लॉबीज ने ही डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए सबसे ज्यादा समर्थन किया था, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप दबाव में आए और आज ये ट्रेड डील हुई। बड़ी बात यह है कि इस ट्रेड डील के बाद भारत के शेयर मार्केट ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज सेंसेक्स 2072 पॉइंट मजबूत होकर 83,739 के स्तर पर पहुंचा, जबकि निफ्टी में भी 639 अंकों की मजबूती आई और ये भी 25,727 के स्तर पर बंद हुआ। और जानते हैं इस ट्रेड डील के कारण आज शेयर मार्केट में निवेशकों ने कितने पैसे कमाए हैं? आज शेयर बाजार में निवेशकों को 12 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है और ये पैसा नेपाल जैसे 3 देशों की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर है, जबकि इतने ही 12 लाख करोड़ रुपए में पाकिस्तान के 2 बजट समा सकते हैं। शेयर मार्केट की जो बात, अब आप ये देखिए कि भारत के लोग इस ट्रेड डील के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस पर सी वोटर ने मुंबई में एक सर्वे किया है जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों से फोन पर बातचीत करके इस ट्रेड डील को लेकर कुछ सवाल पूछे गए और इस सर्वे में आप ये समझ पाएंगे कि इस ट्रेड डील को लेकर लोगों का क्या मूड है। इस सर्वे का पहला सवाल तो ये था कि क्या अमेरिका के साथ ट्रेड डील मोदी सरकार की बड़ी सफलता है, जिस पर 54.1% लोगों ने ये कहा कि वो इसे मोदी सरकार की कामयाबी के रूप में देखते हैं, जबकि 36.6% ने कहा कि इसे सफलता नहीं मानते। दूसरा सवाल, क्या इस ट्रेड डील से भारत के निर्यात में वृद्धि होगी, जिस पर लगभग 60%, 59.8% लोगों ने कहा उन्हें लगता है इस डील से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जबकि 23.6% लोगों ने असहमति जताई, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसी सर्वे में ये सवाल भी पूछा गया कि इस ट्रेड डील से भारत को ज्यादा फायदा होगा या अमेरिका को ज्यादा फायदा होगा, जिस पर सबसे ज्यादा 30.6% लोगों ने ये कहा कि इस डील से दोनों देशों को फायदा होगा। इसके बाद 27.6% लोगों ने ये कहा कि इससे अमेरिका को ज्यादा फायदा होगा और 23.3% लोगों ने ये माना कि इस ट्रेड डील से भारत को ज्यादा फायदा होने वाला है। हालांकि विपक्षी इस ट्रेड डील को अमेरिका के पक्ष में बता रहे हैं और ये भी मांग कर रहा है कि सरकार को इस ट्रेड डील से जुड़ी सभी बातें सार्वजनिक करनी चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगले 2 से 3 दिन में अमेरिका और भारत दोनों इस ट्रेड डील को लेकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।
देखिए, जब हम जानेंगे कि डील में क्या है तो हम खुश हो सकते हैं या नहीं। जब हमें कोई खबर नहीं मिली है, सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट और मोदी साहब की ट्वीट, तो इसके बुनियाद में हम क्या बता सकते हैं आपको। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर हमें खुशी की बात है तो डिटेल्स जानने के बाद हम कह सकते हैं। जब सब कुछ स्पष्ट हो गया तो हम कहेंगे हाँ अच्छी बात है या नहीं। लेकिन जब कोई डिटेल नहीं है, ट्रम्प साहब 500 बिलियन की बात कर रहे हैं से 18%, वो तो अच्छी बात है, वो बड़ी बात है ना। लेकिन हम हमारी तरफ से क्या दे रहे हैं, हमें ये भी जानना चाहिए ना। राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रम्प के साथ किया है, मुझे लगता है ये गौतम अडानी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। बाहर का विदेशी सामान आकर, कृषि क्षेत्र का उत्पाद आकर सस्ते दामों में बिकने लगेगा तो हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत कल्याण के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। जो कृषि के क्षेत्र में जो बाजार खोला गया है अमेरिका के लिए, तो हमारी जो कृषि जो पूरा सेक्टर है जो इसे सफर करेगा, जो इसके दुष्परिणाम होंगे, मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे किसान भाई इसको भुगतेंगे। और ये सरकार हमेशा किसान विरोधी सरकार रही है। अमेरिका बहुत ही शातिर व्यापारी है, वो अपने इंटरेस्ट के छोड़ के कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसको घाटा हो। तो कोई न कोई इसमें हिडन एजेंडा जरूर होगा। एक तरफ विपक्ष इस ट्रेड डील पर नए नए प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार इस ट्रेड डील को भारत के लिए ऐतिहासिक बता रही है। आज भी बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी एनडीए की संसदीय दल की बैठक में पहुंचे तो इस दौरान सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बैठक में 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने इस ट्रेड डील को भारत की कूटनीतिक जीत बताया। ये कहा कि धैर्य का फल मीठा होता है और ये भी कहा कि अब वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव हो रहा है। ये ट्रेड डील इस बात पर मुहर लगाती है कि आज का नया वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में झुक रहा है। सुनिए। अगर आपको बहुत बहुत बधाई इस ट्रेड के लिए। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। हमारे देश में अब भी कुछ नेता और लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बात हजम ही नहीं होती कि अब आज का वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में मुड़ रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को आज हम आईएमएफ की एक नई रिपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं, जो ये कहती है कि वित्त वर्ष 2026-27 में पूरी दुनिया की रियल जीडीपी ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी अमेरिका से भी ज्यादा है। इसके मुताबिक दुनिया की रियल जीडीपी ग्रोथ में सबसे ज्यादा 26.6% का जो योगदान है वो अकेले चीन का होगा। दूसरे नंबर पर 17% का योगदान भारत का होगा और अमेरिका इस बार तीसरे नंबर पर खिसक गया है। अब देखिए, अगर आईएमएफ ये रिपोर्ट दे रही है और कह रही है सबसे ऊपर योगदान चाइना का होगा, फिर दूसरे नंबर पर 17% के साथ भारत और फिर तीसरे नंबर पर अमेरिका, तो पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। दुनिया की रियल जीडीपी ग्रोथ में अमेरिका की हिस्सेदारी 9.9% होगी। यहां रियल जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है?
ये नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो जाएगी, नहीं, हम चौथे नंबर पर ही हैं। बल्कि इसका मतलब यह है कि इस साल दुनिया की जो रियल जीडीपी जितनी बढ़ेगी उसमें किस देश की बढ़त का कितना हिस्सा होगा, और इस मामले में भारत अब की बार अमेरिका से आगे रहने वाला है। आज आप भारत की उस कूटनीति की भी बात करना चाहते हैं जिसे दुनिया डक डिप्लोमेसी बता रही है। आपने देखा होगा कि जब डक यानी बतख पानी में तैरती है तो ऊपर से बहुत शांत स्थिर दिखती है, पानी के नीचे उसके पैर बहुत तेजी से चल रहे होते हैं। अब देखिए डक डिप्लोमेसी, कई बार इसको अगर आप शाब्दिक अर्थ लें तो अगर सामने से कोई शॉट आ रहा है तो डक कर जाना और बेवजह का उस पर वापस शोर नहीं मचाना, हल्ला गुल्ला नहीं करना, वापस अटैक नहीं करना, डक करके जाने देना, वो भी डक डिप्लोमेसी है। लेकिन अगर आप देखिए तो कूटनीतिक रणनीति को भी कहते हैं जिसमें कोई देश बाहर से शांति, संतुलन, सौहार्द दिखाता है, अंदर अंदर बहुत आक्रामक, सक्रिय, एक्टिव और तेज रणनीति पर काम कर रहा हो। अमेरिका के मामले में भी भारत ने डक डिप्लोमेसी से काम किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत का उकसाने की कई कोशिशें की, भारत को डेड इकोनॉमी कहा, बार बार कहते रहे कि मैंने सीज फायर कराया, ट्रेड डील के लिए उन्होंने सीज फायर किया, लेकिन भारत ने प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर कोई बड़ा पलटवार नहीं किया। भारत ने अमेरिका के दबाव को खारिज करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अमेरिका को अपनी मजबूत स्थिति का एहसास कराया। और जिस तरह कहते हैं ना बतख बाहर से शांत लेकिन पैर के नीचे बहुत आक्रामक, उसी अंदाज में हम शांति बाहर दिखाते रहे, संयम दिखाते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर एक्टिव होकर संवाद करते रहे, क्योंकि प्राथमिकताएं स्पष्ट थी, दीर्घकालिक लक्ष्य थे, लॉन्ग टर्म गोल्स। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि हमने साल 2021 से अब तक कुल 9 देशों के साथ ट्रेड डील की है, जिनमें पिछले हफ्ते 27 जनवरी को भारत ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान किया। और माना जा रहा है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बढ़ा। उन्होंने ठीक एक हफ्ते बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर अपनी सहमति दी। यहां भारत के लिए अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास यूरोपियन यूनियन के 27 देशों का विशाल बाजार भी है। हमने इंग्लैंड जैसे देश के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है और अमेरिका जैसे देश के साथ भी ट्रेड डील हो चुकी है, जिससे अब हमारे सामने ये संकट नहीं है कि भारत के उत्पादों का बाजार कैसे मिलेगा। अब सवाल यह है कि इस अवसर के भारत के लोग जो है इस अवसर में कितना फायदा उठाते हैं। जी हां, अब मौका इस देश और देशवासियों के लिए है, हर किसी के लिए है जो एक बिजनेस करना चाहता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। यूएस के साथ जो डील आप बता रहे हैं, जितने आप आशावान इस डील को लेकर थे उतने ही वो भी हैं कि जल्दी हो जाएगा। और हमारे रिश्ते इतने मजबूत हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और हर क्षेत्र में, चाहे डिफेंस पार्टनरशिप हो, चाहे हमारे आर्थिक पार्टनरशिप हो, निवेश की पार्टनरशिप हो, एक प्रकार से दोनों डेमोक्रेसीज विश्व के बहुत प्रमुख स्तंभ हैं विश्व की अर्थव्यवस्था के, और यूएसए और भारत के बीच एक अच्छा एग्रीमेंट हो, ये दोनों देशों के लाभ के। आप ट्रेड के एंगल से, चूंकि आप कॉमर्स मिनिस्टर हैं, आप ये कहेंगे, लेकिन यही बात अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से पूछा जाए तो उनके लिए दिक्कत होगी कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को लेकर लगातार जो ये कर रहे हैं, वो आपको नहीं लगता इसमें कहीं बाधा है? मुझे लगता है कि कूटनीति को डॉक्टर जयशंकर देखते हैं, मैं अर्थव्यवस्था से संबंधित और व्यापार से संबंधित समझौते को देखता हूँ। मैं अपने एरिया को इंडिपेंडेंटली संभालता हूँ और एक इंडिपेंडेंटली अच्छा फ्री ट्रेड डील डिलीवर करूंगा। इसके अलावा आज हमें इस बात को भी याद रखना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में ट्रेड डील होना बड़ी सफलता नहीं है, बल्कि इस ट्रेड डील का लागू होना और लागू होने के बाद भी बरकरार रहना बड़ी सफलता है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी जुलाई 2025 में ट्रेड डील की थी, लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर नई नई धमकियां शुरू हो गई। यूरोपियन यूनियन की संसद ने इस ट्रेड डील को स्थगित कर दिया और यही दक्षिण कोरिया के साथ भी हो रहा है। दक्षिण कोरिया ने पिछले साल अमेरिका के साथ ट्रेड डील की थी, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप दक्षिण कोरिया पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये डील में तय शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए दक्षिण कोरिया पर टैरिफ को 15% से बढ़ाकर 25% किया जा सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं जब तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ मामला ठीक चलता रहे तो फिर गनीमत बनाइए, कब वो किस बात पर कुछ पलट दे बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल है ना यूरोपियन यूनियन का, एग्जाम्पल है दक्षिण कोरिया का।
यूरोप के उन 8 देशों पर राष्ट्रपति ट्रंप अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका का विरोध किया। फिर डावोस में गए, फिर पलट गए। इससे आप ये समझ पाएंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में ट्रेड डील होने के बाद भी कई देशों के लिए मुसीबत कम नहीं हुई है। हालांकि अमेरिका ने अब तक जितने भी देशों के साथ ट्रेड डील की, उनमें भारत अकेला ऐसा देश है जो कई दबावों में झुका नहीं, अपनी शर्तों पर इस डील को अंतिम पड़ाव पर लेकर आया। बलोचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले में 31 जनवरी के बाद से अब तक 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक, पुलिसकर्मी और खुफिया एजेंसी के अधिकारी मारे जा चुके हैं। बलोचिस्तान में इस वक्त बलोच विद्रोही एक ज्वालामुखी बन गए हैं जिनकी आग में पाकिस्तानी सेना जल रही है। ऑपरेशन हेरोफ 2.0 पाकिस्तान सरकार के लिए अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत है और उन्हें डर इस बात का है कि वो इसको रोक नहीं पा रहे। ऑपरेशन हेरोफ 2.0 में करीब 12 शहरों पर हमला किया गया है और इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि बलोच विद्रोहियों में सबसे घातक हमले महिला बलोच विद्रोही कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में रहस्यमयी तरीके से गायब होने वाले लोगों पर आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को डरा दिया है। साल 2026 के शुरुआती 15 दिनों में ही दिल्ली से 807 लोग लापता हो गए हैं, यानी हर दिन करीब 54 लोग अचानक गायब हो गए और लापता होने वाले 807 लोगों में से 572 के बारे में पुलिस के पास अब तक कोई सुराग नहीं है। हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन लापता होने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और नाबालिग बच्चों की है और सबसे बड़ा खतरा तो नाबालिग बच्चियों पर है। लापता हुए 807 लोगों में 191 नाबालिग थे, जिनमें 137 बच्चे अब भी गायब हैं और इन 137 नाबालिगों में 117 नाबालिग बच्चियां हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। 1 से 15 जनवरी के बीच दिल्ली से अचानक गायब होने वाले 807 लोगों में 509 महिलाएं और नाबालिग लड़कियां शामिल हैं और इनमें से गायब हुई करीब 389 महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के बारे में पुलिस को कुछ नहीं पता। दिल्ली पुलिस के जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क से मिली जानकारी बताती है कि साल 2016 से 2026 के बीच दिल्ली से 60,694 बच्चे लापता हुए, जिनसे 6,931 बच्चे अब भी लापता हैं। साल 2025 में ही दिल्ली से 24,508 लोग लापता हुए, जिनमें 14,870 महिलाएं और नाबालिग लड़कियां थीं और इसमें से 5,576 महिलाएं और नाबालिग बच्चियों के बारे में अभी तक भी पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। अचानक गायब होने के मामले में राजधानी दिल्ली एक खतरनाक जगह बन गई है। खास तौर से महिलाओं और नाबालिग बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अब लोग सॉरी तब नहीं बोलते जब उन्हें पछतावा होता है, वो सॉरी तब बोलते हैं जब वो पकड़े जाते हैं। नमस्कार।